So today's topic is use of articles. आर्टिकल्स जो हम लोग करने लगे हैं उसमें दूसरा नाम इनका है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. क्या नाम है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. लिख ले, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिख लो. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. आर्टिकल्स, और कितने होते हैं आर्टिकल्स? ये तीन ही है, ज्यादा नहीं है. कि कौन कौन से? ए एंड द. ठीक है जी. और ये करते क्या है, यूज क्या है इनका, क्यों चाहिए ये लिख दे. दे पॉइंट टू द नाउन कमिंग आफ्टर देम. दे पॉइंट टू द नाउन कमिंग आफ्टर देम. इनके बाद जो भी नाउन आ रहा होगा, नाउन माने संज्ञा, एक वचन बहुवचन, वो कितना इंपॉर्टेंट है कितना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको पॉइंट आउट करते हैं, उसकी तरफ इशारा करते हैं. कौन करता है ये इशारा? ए एंड द, यानी कि आर्टिकल्स. इनको ना एक और नाम है दिया है डिटर्मिनर्स. किसमें आते हैं ये? डिटर्मिनर्स. ऐसा इसलिए बोला क्योंकि ये डिटर्मिन करते हैं. डिटर्मिनर्स का हिंदी अर्थ क्या हुआ? निर्धारित करते हैं. डिटर्मिन करना, निर्धारित करना. तो डिटर्मिनर्स निर्धारण करना है. क्लियर है जितनी बातें? सिंपल सिंपल बातें हैं, कुछ नहीं अभी. ठीक है. कहां लगेंगे नॉर्मली? सबसे कॉमन यूजेज. तो सबसे पहले मैं पिक कर रहा हूं, ठीक है जी. इन दोनों के और नाम क्या है? इन दोनों को बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल. कैसा आर्टिकल? इनडेफिनिट आर्टिकल. और इसको बोलते हैं द को डेफिनिट आर्टिकल. क्लियर है जी? चलूं आगे. कुछ समझ? अभी नाम ही बताया, अभी कुछ नहीं बताया. और ओनली नाम. कितने नाम बता रही है देखो. आर्टिकल्स बोलते हैं तीनों को. आर्टिकल्स में इनडेफिनिट बोला ए और एन को, और दो को बोला डेफिनिट आर्टिकल. इसके अलावा दूसरा नाम बताया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. तीसरा नाम बताया डिटर्मिनर. ये जो डिटर्मिनर्स हैं इसमें इसके अलावा और भी आते हैं, जैसे सम, एनी, मोर, मच, पर वो नहीं अभी आपको बता रहा. सिर्फ इसमें से कौन से उठाए हमने? ए एंड द. तो अगर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं तो भी हैं, उसमें दिस दैट भी आते हैं. अभी और भी चीजें आएंगी. आपके सिलेबस में जो वो यही है, हमने यही पढ़ना फिलहाल. कौन कौन से? ए एंड द. दो इनमें से ए और एन है इनडेफिनिट आर्टिकल, और दो है डेफिनिट आर्टिकल. टोटल कितने आएंगे? 5 आएंगे लिखने को. तो कई बार आता है फिल इन द ब्लैंक्स, सही आर्टिकल भरना होता है. और कई बार आ जाएगा जैसे और कोई तरीके से पूछ लेगा. नॉर्मली तो फिल इन द ब्लैंक ही आता है. स्टेटमेंट दी होती है, खाली स्थान दिए होते हैं, ऊपर बोला होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल, तो हम सही चुनाव करके भर देते हैं. अब वही हम समझेंगे कि सही चुनाव कैसे करना. आई होप इतना क्लियर हुआ. पहले मैंने बोला मैं ले रहा हूं ए एंड. दोनों को ही क्या बोला? और मैंने इनडेफिनिट आर्टिकल. इनडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित. निश्चित नहीं है, अनिश्चित. ऐसा क्यों बोला होगा? क्योंकि ये किसी चीज को इंट्रोड्यूस करने के काम आते हैं. पहली बार जब किसी चीज के बारे में बताना है तब. लेकिन आएंगे कब? जब वो चीज क्या हो? काउंटेबल और कॉमन नाउन. इसमें मैं लिख रहा हूं टू इंट्रोड्यूस. पहला काम ये क्या करता है? टू इंट्रोड्यूस अ काउंटेबल कॉमा कॉमन नाउन. फॉर द फर्स्ट टाइम. दोनों यूज हो जाएंगे. एक और कमाल की बात, इन दोनों की वैल्यू बराबर है. दोनों का ही अर्थ होता है आई हैव ए पेन. ए मतलब कितने पेन है? देयर इज
ए फैन, कितने फैन है? देयर इज सपोज कर लेते हैं ब्लैक बोर्ड, ए लगाया इसके साथ, कितने हैं? एक ही है, तो मतलब दोनों की वैल्यू बराबर। एन क्यों लगाया? तो फिर फर्क भी है, फिर लिखा तो एन क्यों लिखा, ए क्यों नहीं लिख दिया सबके साथ? तो यहां फर्क आता है साउंड का। किसका? साउंड। जिस चीज से पहले ये लग रहे हैं वो चीज कौन सी होगी? नाउन। जैसे फैन बोला, पेन बोला। तो हम देखते हैं स्पेलिंग, पहले देखेंगे स्पेलिंग। तो छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए हो कि जी ए ई आई ओ यू, अगर ये साउंड ये लगा है कहीं स्पेलिंग में तो हम क्या लगा देते हैं उससे पहले? एन। अगर अकेला हो, एक ही हो, तभी लगेगा ना, ज्यादा होंगे तब भी नहीं लगेगा। किसके साथ लगेगा? अगर एक हो तो। हमने लिखा ना इंट्रोड्यूस अ काउंटेबल कॉमन, यहां ऐड कर लो सिंगुलर नाउन, ये लगाना भूल गए। काउंटेबल कॉमन सिंगुलर नाउन, एक वचन के लिए लगेगा बस। जैसे पंखे ज्यादा हो जाएं तब मैं देयर आर ए फैंस नहीं लिखता, तब बोलता हूं देयर आर फैंस। लड़की एक है तो बोलूंगा शी इज अ गर्ल, बोलूंगा लड़कियां हैं देयर आर गर्ल्स, फिर ए एन की जरूरत नहीं है। सिंगल चीज बतानी है, पहली बार बतानी है, काउंटेबल है, कॉमन नाउन है, बता देंगे ए एन से। दूसरा आगे झगड़ा कि ए और एन में कहां ए लगाना कहां एन लगाना, यही झगड़ा दिख रहा है। तो ए कहां लगा? जहां पे जो साउंड आएगा उस नाउन में जिससे पहले लगा रहे हैं, साउंड, साउंड आवाज, बोलने का तरीका क्या है, वो साउंड होना चाहिए व्यंजन, या इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ए कहां लगेगा? अगर साउंड कैसा आता है? कॉन्सोनेंट वाला साउंड आता है, व्यंजन। आ रहा हूं अभी वो कौन से। और एन लगाएंगे अगर कैसा साउंड आएगा? स्वर, और इंग्लिश में बोलते हैं वाउल, इंग्लिश में बोल देंगे वाउल। अब कौन कौन से होते हैं ये बच्चे आपने समझने के लिए समझना है बस ये चीज, ए वाउल नहीं है। आपको फिफ्थ में पढ़ाया गया कि अगर स्पेलिंग में ये चीजें आ रही हैं, यही बोला था ना, तो फिर ये क्या हो जाते हैं? वाउल साउंड है। और इससे पहले हम क्या लगा देंगे? जैसे एन एप्पल कर देंगे, है ना, एन अम्ब्रेला कर देंगे। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी आ गया तो यू तो लिखा है ना, तो एन यूनिवर्सिटी की ए यूनिवर्सिटी? क्यों? अभी यू को क्यों नहीं देखा आपने? यू को इग्नोर किया क्यों? तो हम स्पेलिंग को, वो सिर्फ हिंट था, छोटी क्लास में तो ठीक था, वो चल पड़ता है, बल्कि अभी भी चलेगा, कई जगह पे वो रूल चल पड़ता है, ठीक है। ए ई आई यू लिखा है तो मतलब उससे हमें हिंट मिलता है कि अगर ए ई आई यू में से कोई है अगर स्पेलिंग के शुरुआत में, कहां होना चाहिए ये? स्पेलिंग के शुरुआत में, तो फिर वो लगभग कौन सा साउंड होता है? स्वर होता है। मतलब दो तरह के होते हैं ना हमारे मुंह से निकलने वाले भाषा में, दो तरह के साउंड होते हैं, आवाजें दो। एक होती है स्वर, स्वर वो आवाज है जो लंग से सीधी हवा निकली और बाहर। जो जीभ हमारी है जिसको बोलते हैं आर्टिकुलेटर, उच्चारण का अंग, पढ़े उच्चारण स्थान, उच्चारण के अंग। तो वो जो उच्चारण का अंग है, मूवेबल पार्ट, हिलता है। कौन सी चीज हिलती है? लोअर जॉ, निचला जबड़ा और जीभ, बाकी कोई चीज नहीं हिलती। ऊपर का जबड़ा स्थिर है, तालु स्थिर है, जीभ ही अलग अलग हिस्सों को टच करके अलग अलग साउंड बनाती है। जीभ साउंड नहीं बनाती, वो हवा को उस पर्टिकुलर पोर्शन से, जगह पे टच करके हवा को ऐसे गुजारते हैं कि वो साउंड जनरेट होता है। लैरिंग्स बनाता है ना साउंड। ये गले की हड्डियां दिख रही है, आपने टच करके देखो, कुछ बोल के देखो, हेलो आई एम दिस बोलो, देखो कंपन हो रही है यहां, फिर बोलते हैं जब, फील करो। मतलब हमारे इसके अंदर क्या होती है? वोकल कॉर्ड्स, और वो कॉर्ड्स आपस में वाइब्रेट करती हैं तो उससे साउंड निकलता है, और जीभ उसको मैनिपुलेट कर देती है साउंड को। हिंदी बोलनी, अंग्रेजी बोलनी, पहाड़ी बोलनी, उर्दू बोलनी, जो भी साउंड हमें चाहिए। दो तरह का साउंड आता है। एक साउंड होता है स्वर, इंग्लिश में बोला वाउल, वाउल इंग्लिश में बोला वाउल। वाउल स्वर क्या करता है कि ये बिना ऑब्स्ट्रक्शन के, मतलब जीभ कोई एक्चुअल इंटरेक्शन नहीं करेगी, ये ऐसे बैठी रहेगी नीचे और हवा फेफड़ों से बाहर। अ आ ई उ ए ओ आओ अंग आ। जीभ की मूवमेंट बड़ी कम है,
मिनिमम मूवमेंट। कैसा साउंड हो गया? वेयर देयर इज नो एक्चुअल इंटरैक्शन ऑफ आर्टिकुलेटर्स विद द एयर कमिंग आउट ऑफ लंग्स। तो कैसा साउंड बन गया? स्वर। स्वर बोले जी हमने। और इंग्लिश, पहले मैं हिंदी वाले बता दूं, वही इंग्लिश में आएंगे मोटे मोटे, ठीक है? वैसे इंग्लिश में अलग से हैं, आते हैं उस पे। और व्यंजन कैसे हैं? जब जीभ आर्टिकुलेट करेगी, क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, जीभ को जाना पड़ रहा है कहीं ना कहीं। ज, तालू से टच होगी, आगे वाले रिज जो दांतों की बनी उधर जाएगी। ज बोल के देखो, बोलोगे तो पता चलेगा। छ, ब, ब, व, दूसरा व विक्ट्री वाला, तो दांत नीचे वाला होंठ और ऊपर वाले दांत मिलेंगे। व, उच्चारण स्थान, उच्चारण के अंग आपने पढ़े हैं, दंतोष्ठ, ओष्ठ, कंठ, तालु पढ़ रखे हैं, वही सब कुछ। अब वहां आ जाते हैं दोबारा, दो तरह के साउंड हो गए। अब साउंड क्या आया? स्पेलिंग नहीं, साउंड। तो जब मैंने यूनिवर्सिटी बोला तो साउंड क्या आया? अब वर्णमाला याद करो हिंदी की, य स्वर में आता है कि व्यंजन में? क ख ग घ न छ छ ज ज न प फ ब ब न त थ द द न य र ल व स ह क्ष त्र ज्ञ। 44 है ना टोटल, 11 स्वर 33 व्यंजन। स्वर में तो आया नहीं, वहां तो अ आ ई उ ए ओ आओ अंग, यही आए। किसमें आया? व्यंजन से पहले क्या लगना है? साउंड। स्पेलिंग नहीं देखेंगे, स्पेलिंग से हिंट मिल सकता है, कुछ एक में काम करेगा लेकिन सब में नहीं। आपने बोला जी ई हो लिखा हुआ तो ई लिखा हो तो ए और एन में से कौन सा लगता है? आपने क्या पढ़ा? रूल के हिसाब से बता दो। एन लगेगा, क्यों? क्योंकि किससे शुरू हो रहा है? पर साउंड बोल के देखो, यूरोपियन। क्या बोला? य, तो फिर से क्या लगना चाहिए? बस ये फर्क है। मतलब हमें प्रोनाउंस करना आना चाहिए वो वर्ड। प्रोनाउंसिएशन आती है, ए और एन ऑटोमेटिकली लग जाने। समझ गई बात? फैसला इसका होगी प्रोनाउंसिएशन से। ये वाली चीज जो आपने प्लस 5th 6th से जो पढ़ते आ रहे हो ना, ये बेसिकली एक तरह का समझ लो शॉर्टकट मेथड दे दिया था। शॉर्टकट मेथड कभी काम करता है, कभी नहीं करता। पर अगर हम साउंड वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, साउंड की जी साउंड पहचानना है बस, है ना? अब जैसे देखो क्या लिखा है? ए लगाऊं कि एन? क्यों? क्यों? क्योंकि हमने प्रोनाउंस जब किया तो क्या निकाला पहला साउंड? व। और वो क्या है? तो क्या आना चाहिए? समझ गया? ऐसे ही देखो, क्या लिखा है? अब क्या आना चाहिए? क्यों? क्योंकि जब साउंड लेंगे तो अ से आ रहा है, यू तो आया नहीं, लिखा यू है पर साउंड किसका आया? अ का, तो एन अम्ब्रेला। आज समझ गए बात क्या करना है? अब साउंड कैसे पहचानेंगे, हैं कितनी तरह के? मैं इसको मिटा रहा हूं। इंग्लिश में 20 वाउल्स है और 24 कॉन्सोनेंट्स। इंग्लिश में कितने वाउल और कितने कॉन्सोनेंट? पर आपने तो कभी नहीं पढ़े। हमने क्या पढ़ा? जेड तक। ये साउंड को रिप्रेजेंट नहीं करते, सबसे कमाल यही है। अब मतलब समझ ले, ये बड़ी टेक्निकल पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट है, बस आपका दिमाग उतना वहां तक होना चाहिए। अब हिंदी लिखी हमने, संस्कृत लिखी, इवन जर्मन लिखी, उन भाषाओं में
क लिखा, उसका सिंबल बनाया लिपि देवनागरी में, और क ही बोला, क ही लिखा, क ही पढ़ा। जब मैं बोलता हूं कि जी शब्द बनाओ, तो हम क को जोड़ें, म को जोड़ें, ल को जोड़ें और साथ में ये आ की मात्रा भी जोड़ दी, तो क्या बन गया? कमला। मतलब मैंने बोला क, लिखा ये वाला सिंबल, तो प्रोनाउंस भी क ही किया, मतलब साउंड जुड़ा हुआ है इस लेटर के साथ। जब आपस में ये लेटर कंबाइन हुए तो साउंड भी कंबाइन हो गया, क म ल, और आ की मात्रा ना हो तो क्या रह गया? कमल। पर इंग्लिश में बोला ए, बोला बी, बोला सी, बोला डी, बोला ई, लेकिन जब कंबाइन किया तो साउंड कैसे बोला? साउंड थोड़ी कंबाइन हुआ, तब तो एबली हो जाना था, नहीं? पर हुआ साउंड कंबाइन। इंग्लिश में दिक्कत यह है कि साउंड इज नॉट एनक्लोज्ड और रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स। हिंदी में साउंड भी यही है, लेटर की रिप्रेजेंटेशन भी यही है, ग्रामेटिकल। इंग्लिश में सिर्फ ग्रामर की रिप्रेजेंटेशन है, मतलब स्पेलिंग की, साउंड की नहीं है। साउंड के लिए अलग से अल्फाबेट है। मैं थोड़ा दिखा देता हूं, हालांकि आपके सिलेबस के पार्ट नहीं है, बट यू शुड नो, पता होना चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे हो, आपको पता होना चाहिए। तो जैसे हिंदी में थे स्वर और व्यंजन, हिंदी में कितने स्वर और व्यंजन कितने? वैसे इंग्लिश में यहां जो स्वर हैं, देखो यहां लिखा हुआ है वावल्स, और ये क्या है? कॉन्सोनेंट। वावल वाले साउंड में देखो कितनी तरह के साउंड है। ये है बड़ी ई, और उसकी रिप्रेजेंटेशन देखो, शीप में जैसे बड़ी ई आती है वैसा। ये है छोटी ई, शिप। मतलब इन्होंने साउंड की रिप्रेजेंटेशन दे रखी है कि इस शब्द में जैसा साउंड आता है आई का, छोटा आई, छोटी ई माने, ऐसे ही बड़े वाला गुड, ऐसे ही शूट, बड़े वाला ऊ ऊ ऊ, ऐसे ही यहां पे आओ ए का साउंड, ऐसे ही छोटा ये वाला। फिर बोर्ड, लंबे वाला थोड़ा खींच के, ये हिंदी में नहीं होता साउंड, पर इंग्लिश में एग्जिस्ट करता है। जैसे कहां आएगा? बोर्ड में। यहां पे जैसे प्रोनाउंस किया जाएगा ना और देखो यहां पे आई से लिखा है, लेकिन साउंड कौन सा दे रहा है? तो जो स्पेलिंग बोल रही है वो साउंड नहीं होगा, साउंड आएगा इन लेटर्स की सहायता से। ऐसे ही डोर, ओ का साउंड है। ऐसे ही ए बड़े वाला कैट, तो कैट में जो ए को प्रोनाउंस किया हमने वो साउंड रखना ध्यान, स्पेलिंग नहीं, साउंड। ऐसे ही जैसे अम्ब्रेला में नहीं आया छोटा अ से भी छोटा हिंदी में नहीं है, से छोटा है, वहां वो जो हम छोटे वाला लगाते हैं उससे भी छोटा यहां एग्जिस्ट करता है। अब्रप्ट अप अम्ब्रेला वो यहां है। उसके अलावा बड़े वाला फार में जैसे आया, फादर में आया। फिर ऑन के लिए ये वाला सिंबल है, ये सिंबल मतलब उस साउंड को रिप्रेजेंट करने वाला। हिंदी में तो सीधा है ना, क लिखा, क ही बोला, क ही पढ़ा, क्योंकि क उस क साउंड को भी रिप्रेजेंट कर देता है। पर इंग्लिश में वो क साउंड नहीं है। जैसे हमने ए लिखा पर ए का साउंड कहीं नहीं है, मिल रहा है? यहां जाके है थोड़ा सा कि अगर कैट लिखा होगा तो वहां ए कैसे साउंड करेगा? इसकी तरह। अगर बेड लिखा हो तो ई का साउंड कैसा है? ए वाला, ये इसका मतलब। और ये वाले कैसे स्वर हैं? मोनोफ्थोंग, मतलब कि अकेले। और ये डिप्थोंग है, मतलब संयुक्त स्वर। पढ़े हमने संयुक्त स्वर, हिंदी में भी आते थे। जैसे ऋषि लिखना था, त्र लिखना होता था, त्र, क्षो लिखना होता था, तो दो व्यंजन मिलते थे, तो संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर। यहां पे कॉन्सेप्ट है संयुक्त स्वर का। ठीक है जी। हालांकि ये जो संयुक्त स्वर है ये वाक्य के अंत में आते हैं या शुरू में आते हैं? वाक्य के अंत में आते हैं या मिडल में आते हैं? स्पेलिंग के माने स्पेलिंग के अंत में आएगा या मिडल में आएगा, पर शुरू में नहीं आएगा। शुरू में कौन से आएंगे? ये आ जाते हैं, या सेंटर में आ जाएंगे। तो ऐसे देखिए, ईयर, हियर, वेट, वेट नहीं है वो, वेट, क्योंकि दो से मिलकर बना है। ए आई इकट्ठे बोलने हैं, वेट, डे, बॉय। ऐसे ही टूरिस्ट, टूरिस्ट नहीं होता, टूअर,
ऊ का साउंड देना है। टूअर, टूरिस्ट, बॉय, शो, हेयर, माय, काउ, काउ। तभी तो काउ करना पड़ता है उसको, काउ नहीं कर सकता। इंडियन इंग्लिश में हम काउ बोल देते हैं, ब्रिटिशर्स आएगा वो बोलेगा काउ, एओ का साउंड देगा, आओ का नहीं, क्योंकि एक्चुअल साउंड ये है। ऐसे व्यंजन प, ब, च, ड, च, च लिखते ऐसे हैं इसको। ज जून में जैसे आता है ज, क देखो लिखा सी के साथ लेकिन साउंड का है क, ग, जी के दो साउंड होते हैं, ग और ज, ग, फ्लाई, फ, वीडियो में वो, थ, थीटा, थ, द, थ और द यहां है, स है, ज, जू, ज कौन सा, ऐसे ज लिख के नीचे ये लगा देते हम, इसको विसर्ग बोलते हैं, इसको कुछ बोलते हैं मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। ज, श, श, ज, ये शायद ज जे वाला है ना, ये बिना इसके वाला, मतलब ये ज होगा और ये होगा वो ज, गजल वाला। म, न, इंग, अब ये सिंग नहीं है, ग का साउंड तो है ही नहीं, सिंग, जी नहीं बोलना। वॉकिंग, टॉकिंग, ये तो सुनो अंग्रेजों की अंग्रेजी, आई बीन टॉकिंग टू यू, टॉकिंग नहीं बोलेगा, ग का साउंड नहीं निकालता, हम निकालते हैं। स्लीप, स्लीपिंग, स्लीपिंग, जी नहीं बोलेगा वो, कनेक्टेड स्पीच में सुनना। ह, ल, र, वो, ये वो मतलब तीन वो हो गए, एक वो और ये दो होते हैं हिंदी में, इंग्लिश में तीन हो गए, एक, दो, तीन। साउंड कैसे बोलना, ब, ओष्ठ, इसको बोलते हैं लेबियल, इंग्लिश बोलते हैं लेबियल, बाई लेबियल, दोनों होंठों को मिला के बोला जाता है। ब, बोट, बुक, ब्लो। फिर एक आ गया विक्ट्री वाला, इसको बोला जाएगा व, नीचे वाला होंठ और ऊपर वाले दांत, व, व, विक्ट्री, वेलोसिटी, ये वर्ड। और तीसरा आ गया डब्ल्यू, वेट, इसको कैसे बोलेंगे, दोनों होंठ राउंड करेंगे और हवा बाहर, वेट, वेयर, वाई। वाइट नहीं है वो, वाइट, बाइट भी नहीं है, वाइट भी नहीं है, वाइट, होंठ राउंड, हवा बाहर, वाइट। और यस, य का साउंड। बन जाएगी बात। क्या बता रहा हूं सिर्फ कि अंग्रेजी में साउंड कहां है, ये साउंड है बच्चे। कितने साउंड है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 3 24, तो कॉन्सोनेंट कितने हो गए, पीले वाले डब्बे 24, और यहां पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 12 आते हैं मोनोफथोंग, प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ जाते हैं डिप्थोंग, मतलब 12 सिंगल वाले अकेले इंडिपेंडेंट और 8 हैं संयुक्त स्वर। तो टोटल स्वर कितने हो गए, 20। टोटल कितने हो गए सिंबल, इंग्लिश में भी कितने, हिंदी में भी कितने थे, मिल गए, बराबर हो गए। अब ये हो सकता है हमें सारे याद ना रहे, ट्रिक क्या है, पहचानेंगे कैसे, तो पहचान के लिए आप बड़े आराम से क्या करो, हिंदी वाले साउंड याद रखो बस, क्योंकि जो इधर स्वर होगा उधर भी स्वर ही होगा, बस ये है कि एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। तो अ, आ, ई से रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, वाउल। कहां पे, इंग्लिश में भी। समझ रहे ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जो हिंदी वाले स्वर हैं उनका ही ध्यान रखना है माइंड में, क्योंकि वो आपको आती है ना ऑलरेडी, उससे रिलेटेड साउंड उस पैटर्न में जो आ जाएगा वो क्या होगा, यहां पे भी स्वर ही होगा। नहीं तो देख लो ना आप, ई उ, फिर ए ओ ए आ पा ओ, तो वही तो है लगभग, अरे लगभग वही मिलेंगे। इनको ज्यादा ध्यान में रखना, क्योंकि ये वाक्य के शुरू में, मतलब स्पेलिंग के शुरू में साउंड शुरू नहीं कर पाते, कम होता है। ये होता है कहां, मिडल में होता है साउंड, या फिर लास्ट में होता है, संयुक्त वाला। बनी बात, कुछ समझ आ रहे हैं।
मतलब हमें किसको ध्यान में रखना है, हिंदी वाले स्वर व्यंजन को, उससे ही हमारी मैक्सिमम समस्याएं हल हो जाएंगी। और एक्चुअली ये आपको बता दिया। और एक एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल आपको बोल रहा था मैं दूंगा अभी। जैसे अभी आप कभी भी डिक्शनरी देखोगे ना, देखो ये किसकी प्रोनाउंसिएशन है, फादर, पर प्रोनाउंस कैसे करना ये मिलता है प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी में। डिक्शनरी से पहले ना ऐसे सिंबल बना के रखा होगा उन्होंने, और डिक्शनरी में कैसे मिलेगा एक्चुअल में, ये मॉडर्न आईपीए है, ये देखिए ट्रेडिशनल ऐसे बोलते थे, मॉडर्न ऐसे, और इसमें और क्या क्या मिलेगा समझ लो, बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझ लो। मतलब फादर लिख तो दिया पर बोलना कैसे, उसके लिए अलग से डिक्शनरी, और नॉर्मल डिक्शनरी के भीतर ही लिखा होता है ये, पर वहां पे ऐसे ऐसे करके 2 लाइनें लगा दी होती हैं, फोनीम, साउंड कैसे बोलना। तो फादर बोलना तो फ आ, ये दोनों इकट्ठा ना, अभी पढ़ा हमने फार में जैसे साउंड आया आ का, पा द, और आगे र नहीं है, देखा आपने, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में क्या रहता है कि अगर लास्ट में र आ रहा है और उससे पहले कोई वाउल साउंड है, तो वहां वाउल साउंड है, छोटे वाला अ है ये, तो लास्ट वाला र स्ट्रेस नहीं किया जाता। जैसे उसने बोलना ना वाटर, तो हम तो बोल देते हैं वाटर, कार, वो बोलेगा वाटर, र गायब है, सुनाई दिया आपको, वाटर, का, फादर, मदर, र बोला। लेकिन अगर अमेरिकन इंग्लिश होगी, अमेरिकन बंदा बात करेगा आपसे, तो वो बोलेगा फादर, र को स्ट्रेस करेगा। ये फर्क है दोनों एक्सेंट्स में, ब्रिटिश एक्सेंट में और अमेरिकन एक्सेंट में। ये यूके वाली है, लिखा है बिलो इज द यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश, जो ओरिजिनल ब्रिटेन वाले लोग बोलते हैं, जिनको हम अंग्रेज बोलते हैं। पर इंग्लिश जो है वो इंग्लिशेस है, बड़े सारे मुल्कों में बोली जाती है अलग अलग तरीके से। ठीक है जी, कुछ समझे बात की नहीं? तो नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू लर्न अ न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश, ऑल्सो यू विल हैव टू लर्न इट्स स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, वो अलग से सीखनी पड़ेगी। इसलिए मैं बोलता हूं ध्यान से सुनना है, तो ध्यान से प्रोनाउंसिएशन सुननी है हर वर्ड की, क्या बोला जा रहा है, बिकॉज लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल्स आर लिंक्ड। अगर सही सुनोगे तभी सही बोलोगे, प्रोनाउंस भी फिर सही करना है। पहले साल में दिक्कत आती है, फिर आप धीरे धीरे सीख जाते हो। इग्नोर नहीं करना बस कौन सा शब्द कैसे बोला जा रहा है, ठीक है जी। हम ब्रिटिश इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, बट हम एटलीस्ट स्टैंडर्ड इंडियन इंग्लिश ही सीख लें, वही बहुत है। समझ रहे हैं? ये भी एक स्टैंडर्ड वैरायटी है इंग्लिश की, हम वही सीख ले, एंड इट इज मोर सिमिलर टू अमेरिकन इंग्लिश रादर देन ब्रिटिश इंग्लिश। कोई भी शब्द डालोगे ना बच्चे आप इसमें, तो आपको उसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इसको, वो मिल जाएगी। जैसे फादर का लिखा था ना आईपीए, तो कॉमन की तो पता होनी चाहिए। फिर जैसे सपोज करो मैंने कोई और वर्ड डाल दूं, ये बड़ा कॉमन है, फोटोग्राफर, इंडियन इंग्लिश फोटोग्राफर, पर एक्चुअल में होता क्या है, देखो ऐसे बोलना है इसको, फोटोग्राफर, क्या बोलेंगे, फोटोग्राफर, क्या बोलेंगे, फोटोग्राफर। फोटोग्राफर हमने हिंदी मिक्स कर दी हुई है, फोटोग्राफर, फोटोग्राफी, फोटो का ठीक है, फोटोग्राफर, फोटोग्राफी। सैंपल दिया बस तुम्हें यह बताने के लिए कि साउंड कितना इंपॉर्टेंट है। हो जाएगा जी, अब थोड़ा आइडिया लग गया? कोई बात नहीं, पहली बार जो चीज पता चलती है ऐसी टफ लगती है, बट इट्स वेरी इजी। माने जो भी हम नया वर्ड सीखेंगे, वी नीड टू लर्न इट्स प्रोनाउंसिएशन एज वेल एज स्पेलिंग। और कोई बड़े ज्यादा वर्ड नहीं होते, 1000-1500 वर्ड नॉर्मली आप साल भर में इकट्ठा कर लोगे, वही चलता रहता है। और उसकी फॉर्म्स भी सीखी, जैसे फोटो सीखा तो फोटोग्राफर, फोटोग्राफी अपने आप ही नहीं आ गया, मतलब वो उसके वेरिएबल्स है ना, आगे नाउन बनाना, एडजेक्टिव बनाना। बॉय सीखा तो बॉयहुड, गर्ल सीखा तो गर्लहुड, मैन सीखा तो मैनहुड, मैनली, ही हैज अ मैनली वॉइस, तो मैन से मैनली, लक से लकी नहीं बनता, किस्मत से किस्मत वाला, ही हैज ग्रेट लक, दैट मीन्स
ही इज अ लकी पर्सन। तो आपको तो लक पता था, आपने क्या बना लिया, लकी एडजेक्टिव। तो आपको बताया तो था एक दिन वर्ड फॉर्मेशन के बारे में। तो करने वाले काम है आपके, वो वेबसाइट पे लगा रखे हैं मैंने वर्ड्स, आप उनको निकाल के एक बार स्टडी तो करो, देखो तो सही किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बन जाएगी बात। अरे बड़ी इजी चीजें हैं, इतने घबराने वाली जरूरत नहीं। हमारा टॉपिक जो 5 नंबर का ना वो बड़ा आसान है, हमें खाली क्या करना है, पहचान। जैसे ऐसे आएगा, भरो, यूज द आर्टिकल्स, 3 ही है, ए एंड द। भरो, देखो हम पे आर्टिकल भरने, तो क्या देखना, जिस शब्द से पहले लगाना है। तो शब्द में जाओ, क्या लिखा है, वन आइड, किससे शुरू हो रहा है, वो से। यूरोपियन किससे शुरू हो रहा है, य से, क्या है, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। यूनिवर्सिटी य से, क्या है, अब किससे शुरू हो रहा है, आई लिखा है तो आई से शुरू भी हो रहा है, ई का साउंड आ रहा है, इंक पॉट, आई छोटी ई का, दैट मीन्स इट इज एन इंक पॉट। मतलब देखना है साउंड, और हिंदी वाले स्वर व्यंजन से आइडिया लग जाएगा। अब पटवारी के टेस्ट में आएगा ये, ही इज, क्या लगेगा, क्यों, क्योंकि जब हम एमबीए बोलने लगते हैं तो पहला साउंड क्या आता है, लेकिन अगर मैंने बोलना डीसी है वो, तब डी का ड ही साउंड आ रहा है, व्यंजन है, तो ही इज अ डीसी। डीसी के केस में नहीं, पर एमबीए हो, एमएलए तो एन एमएलए, एमए तो एमए इंग्लिश है, वह एमए इंग्लिश है, ही इज एन एमए इन इंग्लिश, एन एमए। एमएलए एमबीबीएस है, एन एमबीबीएस, क्या आएगा, एन एमबीबीएस। इसमें क्या लिखा है, शुरू तो किससे हो रहा है, एच से, जो कि हमने कॉन्सोनेंट में पढ़ा। लेकिन जब मैं बोलता हूं इस शब्द को तो आता है ऑनेस्ट, मतलब शुरुआत साउंड की स्वर से है। इसकी स्पेलिंग में जब साउंड आता है तो कहां से आता है, ऑनेस्ट, मतलब ओ बोल रहा हूं, एच तो बोल ही नहीं रहा, तो उसके अकॉर्डिंग लगाऊंगा ना। समझ गए लॉजिक, बस इतनी सी बात है। और ए और एन लगाने ही क्यों है, अगर हो पहली बार इंट्रोड्यूस करना है, पहली बार काउंटेबल है, गिना जा सकता है, और सिंगुलर है, सिंगुलर। लड़कियां ज्यादा होती, दे आर, तो फिर अब है ही ज्यादा तो एक तो लगा ही नहीं सकता, फिर चाहे ऑनेस्ट हो जो मर्जी हो, फिर लिखेंगे दे आर ऑनेस्ट गर्ल्स, बात खत्म, क्योंकि एक लड़की नहीं है। शी इज, मतलब एक होगी तब ए और एन में चॉइस होगी, वो भी पहली बार। जैसे देखो एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये जो आपको लिखवाया था ना डेफिनिट इनडेफिनिट, उसका फर्क समझाने के क्या लिखा मैंने, देखो पहली बार मैंने काओ इंट्रोड्यूस की वाक्य में, इसलिए क्या लगाना पड़ा, और क्योंकि काओ सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है, काउंट कर सकता हूं गाय में, ज्यादा होती तो 2 3 4 5 कर देता, और एक ही है पहली बार इंट्रोड्यूस की, आपको सेंटेंस में पहली बार बताया देयर इज अ काउ इन द ग्राउंड। अब सपोज करो मैंने इसी गाय के बारे में अगला वाक्य लिखना है, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा ए काउ, पहली बार वो हमारे लिए अपरिचित थी, पर अब तो हमें पता चल गया गाय कहां है, ग्राउंड में, वही काउ, तो एक ही जगह क्या लगाऊंगा फिर,
इस द से पता चलेगा कि पहले से ही स्पेसिफाइड है वो नाउन। तभी तो द को बोला डेफिनेट आर्टिकल और ए और एन को बोला इनडेफिनेट, क्योंकि वो पहली बार इंट्रोड्यूस करने के काम आते हैं और द उसके बाद लिंक करने के काम आएगा, या उसी काउ की बात कर रहा है जो पहले है। या मैं अगर ऐसा लिख दूं कि अ काउ इज इन द ग्राउंड, इसका मतलब हुआ कि ये वाली गाय अलग है, ये वाली गाय अलग है। द काउ का मतलब हो गया वही गाय जो पहले बताई। द काउ इज ग्रेजिंग, देयर इज अ काउ इन द ग्राउंड, द काउ इज ग्रेजिंग। अब द किसके लिए लगाया, क्यों लगाया काउ के साथ द? क्योंकि पिछले वाले वाक्य से लिंक कर दिया कि वही गाय। आई नो अ पोएट, मैं एक कवि को जानता हूं। द पोएट इज माई फ्रेंड, वही कवि। द पोएट मतलब समझे आप? एक्चुअल में वाक्य आपको क्वेश्चन पेपर में कैसा दिखेगा? अब लगाना है आपने, ए एंड द में कोई एक लगेगा। क्यों, कैसे पता चला? ठीक बोला आपने, पहले से ही है, पर पता तुम्हें कैसे हिंट मिला? हमें तो यहां से ही हिंट मिलेगा, जो भी मिलेगा। कहां है हिंट? कौन सी किताब? मैंने जानबूझ के दैट नहीं लिखा, कॉमा लगा दिया था। कौन सी किताब? दिस इज ए बुक, नहीं, कोई किताब थोड़ी है। दैट आई, वही जो मैंने तुझे दी, इसलिए दिस इज कोई स्पेसिफिक बुक। समझे बात? अब दो क्यों लगा? स्पेसिफिक बताया, डेफिनेट बताया, इसलिए इसको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि ये निश्चित चीज को बताता है। ए बुक बोलते हैं तो कोई भी पुस्तक, पर वो पुस्तक की बात कर रहे हैं जो मैंने उसे दी, तो वो स्पेसिफिक हुई ना। वेयर इज माई पेन, या तो आप स्पेसिफिक कैसे बताओगे? मेरा तुम्हारा से, या दो से बताओगे। वेयर इज द पेन आई गेव यू, द पेन आई गेव यू, वही पेन जो मैंने दिया। डू यू हैव अ पेन? पर अगर ऐसे पूछना जनरल की यार पेन है, तो पूछते हैं डू यू हैव अ पेन? वो बोलेगा यस आई हैव 2 पेन्स। द पेन ब्लैक वन, वो भी उसकी मतलब देखो ना, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या है? जो दिखाएगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा। ए और एन, दो, कौन सा पेन? दो पेन आई गेव यू। समझ रहे बात? कुछ नेचर समझिए पहले। ए और एन इनडेफिनिट, किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना पहली बार, मेन जो इनका फंक्शन है। और दो हो गया इंट्रोड्यूस की हुई चीज को उसके बारे में बता रहा है। इंट्रोड्यूस तो हो गया ए एन से, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस जब शुरू हुआ तो दो ने बता रही है वो वही चीज है जी। या दो ये डिफाइन कर रहा है कि कौन सी, तो हमें वाक्य से ही हिंट लेना है कि स्पेसिफिक चीज है कोई। स्पेसिफिक ही हुआ, आई गेव यू, जो मैंने तुम्हें दी उसी के बारे में बात कर रहा है। हुआ कोई दिमाग चला कि नहीं? मैंने भेजने वीडियोस, वो देखने। यूज ऑफ आर्टिकल 3 वीडियोस है, ए एन के एक और दो के। दो कहां कहां यूज होता है उसका वीडियो, कहां कहां नहीं लगता उसका वीडियो, वो देख लेने। फिर मैं यहां कराऊंगा सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल। ये आपने अटेम्प्ट किए +2 के, किया है ना? बट अब आपको याद भी रखना है और करना भी है। समझ गए? तो कल मैं क्लास में आऊंगा एग्जाम्पल्स लेके, और आपको रूल पता होने चाहिए सारे, पता करके आओ। वीडियोस दे दूंगा, वो देखो, रूल पता करो। नहीं वीडियो देखने तो अपनी नॉर्मल बुक खोलो, यूज ऑफ आर्टिकल कहीं नेट पे सर्च कर लो, देख लो, 15-20 मिनट में वो सारे रूल समझा देगा। अरे समझ गए?